हेलो गाइस, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि हम लोग अभी तक बायो में करते आ रहे हैं, हिंदी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो इसमें जितना भी है मैं आज इम्पॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पोर्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ भावना जुड़ चुकी हैं। हेलो भावना, कैसी हो? गुड आफ्टरनून। और भी जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, अब इस चैनल पे एवरीथिंग आपको हिंदी में मिल रहा है, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे फैला दीजिए इसे। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन आप लोग को दिख रहा है? आज मैंने आपके लिए एनसीईआरटी ली है। देखो, आप देख रहे होंगे इस चैप्टर में मैंने ज़्यादातर एनसीईआरटी यूज़ की है। इस चैप्टर में मैं एनसीईआरटी क्यों यूज़ कर रही हूँ? बाकी चैप्टर्स में आप अदर चीज़ों से पढ़ाई कर सकते हो, अदर बुक्स का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको आपने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो भी हमारे चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे से आपको इसमें से समझ आ जाएंगे। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो उसमें कुछ कुछ अपवाद भी हैं, तो आप इसीलिए एनसीईआरटी को यूज़ करो इस चैप्टर के लिए। ठीक है बेटा? अंजलि, गुड आफ्टरनून। ठीक है भावना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड देखो बच्चों। सबसे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी में है, जो बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए प्रायोरिटी में है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से चार्ट डालनी है। आपको पता है, अगर बायो है तो बायो में क्या इंपॉर्टेंट है? आपके डायग्राम्स। हर एक डायग्राम को आप बहुत अच्छे से करो। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो उसके बारे में तो आप अपने आप भी लिख लोगे। जब आपको, और मैं आपको जो भी चीजें समझाती हूँ आप देखते होगे ना कि डायग्राम से ही समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी थ्योरी भी आप उससे कर लोगे। और ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और एनसीईआरटी से एक एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। चाहे आप नीट में देख लो, एम्स में देख लो, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं युग्मक जनन। हमने बात की थी पहले भी इस टॉपिक के बारे में। युग्मक जनन हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था बेटा हमने? जब हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिस के बारे में पढ़ा था ना, टेस्टिस के बारे में, हमारी ओवरीज के बारे में। तब हमने थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी कि गैमेटोजेनेसिस किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर, फीमेल्स में, और मेल्स में टेस्टिस के अंदर। तो सबसे पहली बात, टेस्टिस और ओवरी में, टेस्टिस को बोलते हैं वृषण और ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय में युग्मकों का जनन होना, युग्मकों का बनना, प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है? हमारा गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन, नाम से ही आपको पता लग रहा है, युग्मक जनन, युग्मकों का पैदा होना। अब आपको मैंने दो प्रोसेस पढ़ाए थे, ठीक है बेटा? इससे पहले मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है। आपका जब मैंने आपको पढ़ाया मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई, तो दोनों चीजों में हमने गैमेट्स के बारे में बात की कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इधर एग फॉर्मेशन हो रहा है, एग बन रहा है, इधर हमारा स्पर्म बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है और एग बन रहा है। दोनों जगह बात की थी ना। तो अभी तक आपको ये पता है कि किसके अंदर? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर, फीमेल्स में, मादाओं में, अंडाशय के अंदर क्या बनेगा? आपका एग। और मेल्स में, नर में
स्पर्म किस में बनेगा? वृषण में। कैसा होता है स्पर्म? ऐसा, ठीक है। और इस तरीके का एग, आप इसको ओवा भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाते हैं, जब ये नर मादाओं के अंदर बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं अंडाशय के अंदर अंडे का बनना, तो इसको बोलेंगे हम अंडजनन। अंडजनन। और नर वृषण के अंदर स्पर्म्स का बनना, शुक्राणु का बनना क्या कहलाएगा? शुक्राणु जनन। बेटा ये बात आप लोगों को आ गई समझ में? ये बात आ गई आप लोगों को समझ में? मेरे साथ अनिल कुमार हैं, पुष्पेंद्र गुजर हैं, चाहत चुग है, कुश कुमार है। वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से इस जो भी मैं ये आपको चीजें समझा रही हूँ, युग्मक जनन टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझो। युग्मक जनन में भी जो अगर रेटिंग देंगे तो 5 स्टार रेटिंग इस टॉपिक को मैं दूंगी, अंड जनन को, oogenesis जिसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और एक का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। इन दो टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, मतलब अगर पेपर के लिए तैयारी करनी है तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर के ओवर मोस्ट है। मोस्ट मतलब इसको 5 स्टार रेटिंग है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। इन दोनों को अच्छे से कर लो, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। इसीलिए मैंने आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद में थी ना, इसीलिए मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले कराई कि आप बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक्स को आपस में जोड़ के समझ लें, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया कि जो मादाओं के अंदर अंडे का निर्माण, एग का निर्माण होना, जिसको एग फॉर्मेशन होना, उसको कहते हैं हम अंडजनन। और नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना, जिसे कहते हैं हम शुक्राणु जनन। तो पहले हम जिस टॉपिक को लेंगे वो होगा हमारा शुक्राणु जनन। अब एक चीज मैंने आपको, अगर आपको याद होगी, मेरे लास्ट टू लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जब हमने क्या देखा था, हमारा नर जनन तंत्र देखा था, ठीक है बेटा। अब जब तक बच्चों ने नर जनन तंत्र अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, तो उनको वो चीजें ही नहीं पता होंगी कि कहाँ पर हमारा शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, कौन सी कोशिकाएं पोषण दे रही हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, जो हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल्स थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, मैं यहीं पर ही लिख दूंगी, जो थी हमारी शुक्रजनक नलिकाएं। आपको बताया था ना, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है हमारी नर जनन या फिर नर जर्म सेल बोलते हैं उसे, जर्म सेल, जर्म कोशिकाएं। और दूसरी होती है हमारी सर्टोली कोशिकाएं। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, इन दोनों कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं पोषण देती हैं और कौन सी कोशिकाएं जर्म्स का, युग्मक का निर्माण करती हैं? मैं 1 मिनट मैं कमेंट पे करके आ रही हूँ, 1 मिनट आप लोग इतने मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था कौन सी कोशिकाएं, हमारी सर्टोली कोशिकाएं और नर जर्म कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं हमारी जर्म सेल बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं, कौन सी सेल हमारे युग्मक बना रहे हैं और कौन पोषण दे रहे हैं, मुझे आप लोग बताएंगे। भावना, अनिल कुमार, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज आंसर, रिप्लाई फास्ट। युग्मक का निर्माण करते हैं और कौन न्यूट्रिशन देते हैं। आपसे मैंने कोशिकाएं नहीं पूछी, कोशिकाएं इसलिए नहीं पूछी, कोशिकाएं मैंने बता दी कि कौन सी दो कोशिकाएं होती हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं पोषण देती हैं, आप पोषण प्रदान करती हैं, और कौन सी कोशिकाएं युग्मक का निर्माण करती हैं? जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी बताओ। भावना, सर्टोली सेल क्या करते हैं? जर्म सेल
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं? नो भावना, नहीं बेबी। जो हमारे नर जर्म कोशिकाएं हैं ये करती है निर्माण जर्म सेल का, ठीक है बेटा, ये युग्मक का निर्माण करते हैं। और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये इनको पोषण प्रदान करती हैं, राइट। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है, यस। चलो अब हम आगे बढ़ के इस पूरा जो हम अभी प्रोसेस देखेंगे हमारा, वो हम देखेंगे शुक्राणु जनन। और मैं वो भी आपको किसके थ्रू कराऊंगी? डायग्राम के थ्रू, जो आपको बहुत अच्छे से याद रहे। और डायग्राम भी हम एनसीईआरटी का ही लेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम। पहले थोड़ी सी हम इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम ये डायग्राम सबकी बुक में है, ठीक है बेटा, ये डायग्राम सबकी बुक में है। इसमें जो हमारी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनका ये टीएस स्ट्रक्चर है, उनको काट के दिखाया हुआ है, उनको दिखाया हुआ है, आरेखीय काट है। काटने के बाद पता चला है कि किस तरीके से कहां पर शुक्राणु बनते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है शुक्राणुओं का, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो हमारी शुक्रजनक नलिकाओं की दीवार होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम ऊतक की, जर्मिनल एपिथेलियम। अब इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कहा जा रहा है? जो वो कोशिकाएं जो जर्म्स का निर्माण करती हैं, युग्मकों का निर्माण करती है, जर्म सेल्स का निर्माण करती हैं, उनको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये दोनों में सेम रहेगा आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और आपका oogenesis में भी। दोनों का निर्माण कौन करती हैं? हमारी जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं। अब आपको ये देख रहे हो ना, शुक्राणुजन यहां पर क्या है? सर्टोली सेल के साथ। अब ये सर्टोली सेल आपको दिख रहे हैं ना, सर्टोली सेल देखो, कोई भी शुक्राणु अपने लिए अगर खाना नहीं बना सकता, मतलब कोई भी सेल है वो अपने लिए खाना खुद से बना नहीं सकता। यहाँ पर शुक्राणुओं की बात हो रही है, शुक्राणु अपने लिए खाना नहीं बना सकते, इसीलिए वो हर जगह अपने साथ किसको रखेंगे? सर्टोली सेल को। देखो कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको रोटी बनानी नहीं आती, तो वो अपने साथ किसको रखते हैं? कोई मेड रखते हैं, कोई बावर्ची रखते हैं कि भाई वो हमारे लिए खाना बनाएंगे, नॉर्मल लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्टोली कोशिकाएं हमेशा शुक्राणुजन कोशिकाओं के साथ रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो उनको पोषण प्रदान करती है लास्ट तक। अब ये शुक्राणुजन कोशिका आगे चल के प्राथमिक शुक्र कोशिका में बदलेंगी, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। इनमें एक समसूत्री विभाजन होगा। अब आपको पता ना बेटा, जब समसूत्री विभाजन का नाम ले तो समसूत्री, अगर यहां पर नंबर ऑफ गैमेट 2n है तो समसूत्री विभाजन के बाद भी ये नंबर ऑफ गैमेट 2n ही रहेगा, ठीक है। यहां पर एक समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाएंगी। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं फिर हमारे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होंगी और दोबारा फिर इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। 2 अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये नेक्स्ट चली जाएंगी किस पे? हमारे शुक्राणु बनाएंगी। इसको मैं बहुत अच्छे से, अभी ये तो आपको टीएस स्ट्रक्चर है इसीलिए यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, किस तरीके से विभाजन हो रहा है, उसमें मैं आपको समझाती हूँ इसको। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया है? सर्टोली कोशिकाएं हैं हमारी ये, और ये जो शुक्राणु बन रहे हैं
ये द्वितीयक शुक्राणु कब बने? जब एक माइटोसिस डिवीजन हुआ है, अर्धसूत्री डिवीजन के बाद। वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप ये डायग्राम देख लो। ये डायग्राम अभी आपको सिर्फ इसमें भी हमारा ये वाला देखना है, ठीक है? ये वाला, ये डायग्राम सबको दिख रहा है? इस डायग्राम में अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले जब प्यूबरिटी एज आती है, जब यौनावस्था आरंभ होती है मेल्स में, तो शुक्राणुओं का जब बनना स्टार्ट होता है तब सबसे पहला विभाजन देखो, ये रहा ना, समसूत्री विभाजन होता है। ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड होती है हमारी ग्रोथ फेज और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज मींस शुक्राणुओं का बनना, मींस जो सेल्स होते हैं उनका बनना स्टार्ट होता है। दूसरी ग्रोथ फेज, उसमें ग्रोथ होती है, वो किस तरीके से होगी मैं यहां पर बताऊंगी। थर्ड फेज होती है मैच्योरेशन, मींस मैच्योर हो जाते हैं, जो गैमेट्स होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? सबको आ रहा है ये सब समझ में? एक बार मुझे सब जवाब दो कि ये सब चीजें आ रही हैं आपको समझ में। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। देखो बेटा, एक चीज आपको और बतानी है मुझे, जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल, और जो ये वाले होते हैं इनको बोलते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। और इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं वो, उनके अंदर जो डिवीजन होता है, उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन, और वो होते हैं डिप्लॉयड सेल। 2n नंबर ऑफ गैमेट्स उसके अंदर होते हैं, जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अदर सेल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे ये गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स, इसमें नंबर ऑफ सेल आप देख रहे हो n है, गैमेट n होता है। और इसके अंदर एक खासियत है, इसके अंदर विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये चीज आपको याद रखने वाली है कि इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स, और उनके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है समसूत्री, और उसके अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं 2n। 2n का मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसका नंबर होगा 46। लेकिन यहाँ पर गैमेट्स में 23 हो जाता है बेटा, ये याद रखने वाली बात है। अब हम अगर देखें तो प्यूबरिटी एज में जो जर्म, मैंने जर्मिनल एपिथेलियम की बात की थी, जर्मिनल एपिथेलियम की बात की थी, वो जर्मिनल एपिथेलियम से जो सेल बनते हैं उनको बोलते हैं हम शुक्राणुजन। शुक्राणुजन मीन्स शुक्राणुओं को जनने वाले, ठीक है बेटा? साहिल कुमार, भावना, सत्या, मोनी, जितने भी बच्चे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, और ये भी बताइए बेटा आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आ भी रहा है? जहां पर प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक है? शुक्राणुजन बोलते हैं उनको, क्योंकि वो सेल हैं जिनसे शुक्राणुओं का जनन होगा, ठीक है? इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री मतलब यहाँ पर जो सेल बनेंगे ये 2n होंगे, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होगी? 46 होगी, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा आपका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ फर्स्ट, पहला अर्धसूत्री विभाजन, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जब सेल साइकिल पढ़ी होगी
जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, अर्धसूत्री, मतलब दोनों जगह नंबर ऑफ गैमेट कितने हो गए आपके, nn हो गए। लेकिन अगर आपका दोबारा से सेकंड मियोसिस में, मतलब दोबारा से जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये नंबर ऑफ गैमेट सेम बनाएगा, ठीक है ना बेटा, ये आपने पढ़ा था। तो अभी ये चीज यहीं पर ही मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई हो रही है, इसीलिए मैंने आपको समझाया। तो ये चीज आपने पढ़ी है कि जो हमारे गैमेट्स हैं वो अर्धसूत्री विभाजन में किस तरीके से विभेदित होते हैं, मतलब विभाजित होते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ गैमेट हो गया हमारा n। फिर मैंने आपको बताया ना कि यहां पर दूसरा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये फिर नंबर ऑफ n, दो 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 4 गैमेट्स यहाँ पर हमारे बने, जिनको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व बोलेंगे। अब ये तो देखो आपको लग रहा है ना कि ये तो भाई शुक्राणु नहीं है, अब ये शुक्राणु कैसे बन गए। अब जब आप जिस तरीके की आपकी दिनचर्या होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो जाते हो, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हो, उसके तौर तरीके से अपने आप को बदल लेते हो। तो यहाँ पर भी ये वाले सेल जो है अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, शुक्राणु बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये साइकिल पूरी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये हमारा था शुक्राणु जनन, जो इसके अंदर जितने भी आपके टर्म्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। ये समसूत्री विभाजन, ये वाली आपकी है मल्टीप्लाइंग फेज, ये आपकी ग्रोथ फेज और ये आपकी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, चलो ये तो था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से पूछना है, जल्दी से रिप्लाई करो। आप लोगों को समझ में आ गया है? आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने अभी ये साइकिल कराई है, अच्छे से समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ और न्यू सेल्स बने। बेटा मैं ये साइकिल दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन अगर आपको पूरा लेक्चर देखना, आप बीच में से आए थे ना मुनी, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से इस वीडियो को देखना होगा स्टार्टिंग से। आप एक बार फिर भी देख लेना। मैं फिर भी इसको बता देती हूँ। जब मेल्स में प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है, प्यूबेरिटी स्टार्ट होने के टाइम पे जो जर्मिनल एपिथेलियम वाले सेल्स होते हैं, अब जर्मिनल एपिथेलियम सेल कौन से होते हैं वो आप बैक जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, शुक्राणु जन बनाते हैं। मीन्स वो आगे शुक्राणुओं को जन्म देंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ गैमेट्स 46 ही रहेगा। उसके बाद उसमें 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स 23 हो जाते हैं। और फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ गैमेट सेम रहेगा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों रहेगा सेम। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो बीच में से आया वो वीडियो को दोबारा से देख लेगा। फिर ये जो समसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ गैमेट्स हैं हमारे n हो जाएंगे और फिर ये हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। इस स्पर्म्स के फॉर्मेशन को, ये जो मैच्योर फेज है इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है बेटा, अब कुछ चीजें, कुछ टर्म्स है आपको याद रखने वाले, वो मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी। उन टर्म्स में है आपके कि एक होता है हमारा स्पर्मिनेशन। आपका स्पर्मिनेशन क्या होता है, आपको कुछ टर्म्स लिखने हैं, इसी से रिलेटेड है, जो आपके लास्ट पूछे गए हैं और आपके बुक में नहीं है। वैसे मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर के कुछ 4-5 टर्म्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहला है हमारा स्पर्मिनेशन।
स्पर्मिनेशन, फर्स्ट टर्म। इसके लिए मैं दूसरा व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। पहला है हमारा स्पर्मिनेशन। स्पर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जब स्पर्म्स, अच्छा, स्पर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जब स्पर्म्स सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेकर जब स्पर्म्स सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले लेते हैं और हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आ जाते हैं, शुक्रजनक नलिका के बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पर्मिनेशन। स्पर्म्स का पैदा होना है स्पर्मिनेशन। इसके बाद जब टेस्टिस से बाहर आते हैं, टेस्टिस से बाहर आते हैं तो तब हम इनको बोलते हैं, जब ये टेस्टिस से बाहर आते हैं तब हम इसको बोलते हैं सेमिनेशन। एजिकुलेशन, इजैकुलेशन होता है आपका बॉडी से बाहर आना। जब स्पर्म्स बॉडी से बाहर आते हैं तो उसको बोलते हैं आपका एजिकुलेशन। फोर्थ है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन है आपका जब बॉडी से बाहर आने के बाद ये फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फीमेल बॉडी में एंटर करना। जब ये फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। सेमिनेशन का इनसाइड होना। एक बार मुझे बच्चों के सामने दोबारा से प्रकट कर दो, मैं गायब भी हो जाती हूँ और अपने आप प्रकट भी हो जाती हूँ। मेरे अंदर ये वाला गुण है। अगर किसी बच्चे को ये भी सीखना हो तो वो भी बोल सकते हो कि मैम हमें ये भी सिखा दो, हम भी गायब हो जाएं और दोबारा से प्रकट हो जाएं। चलो, तो ये चारों टर्म्स आपको याद रखने हैं। जो ये 4 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इसमें से बाहर जो पढ़ने लायक चीजें थी बस यही है। कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। अगर कल संडे को क्लास नहीं हुई तो मंडे को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का oogenesis, वो मैं आपको मंडे को कराऊंगी। अगर कल क्लास हुई तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार मुझे बच्चों के कमेंट दिखा दो कि बच्चों को ये सब समझ में आ गया जितना मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। चलिए, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो फिर भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा और वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। जो बीच में आए थे बच्चे वो वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। चलिए, मिलते हैं अब मंडे को या फिर कल। ओके।